गौरवशाली इतिहास किसी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, लेकिन क्या हो अगर किसी देश के इतिहास में ही फेरबदल किया जाए? उस देश की आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हो जाएगी। भारत के साथ भी इतिहासकारों ने यही किया। खास तौर पर नेहरू के समय के जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के असली इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और उसकी जगह मनगढ़ंत कहानियां पेश की, जिनमें मुगलों और अंग्रेजों जैसे आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया गया। और ये चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी। भारत के प्राचीन इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, जिसका मकसद था भारतीयों को एक असफल कौम की तरह दिखाना। और काफ़ी हद तक इतिहासकार अपने इस उद्देश्य में कई दशकों तक सफल भी दिखे। इसकी झलक हमें सिकंदर के इतिहास में भी देखने को मिलती है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण को अनऑर्गेनाइज्ड ईस्ट के विरुद्ध एक बड़ी यूरोपीय जीत माना जाता है। इतिहास में यह लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और ही होता। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया था। ग्रीक सूत्रों का कहना है कि सिकंदर भारत से इसलिए पीछे हट गया था क्योंकि उसके सैनिक थक गए थे, उन्हें घर की याद आ रही थी और विद्रोह के करीब थे। और पश्चिमी इतिहासकारों ने इस बात को खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि इससे उन्हें सिकंदर को बचाने के लिए लगभग सही बहाना मिल गया। लेकिन पेशेवर सेनाएं इस तरह से काम नहीं करती। कल्पना करें कि अगर जर्मन सैनिकों ने हिटलर से कहा होता कि वे लड़ाई से थक चुके हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती। सिकंदर के समय में सजा सूली पर चढ़ाना थी। यहाँ पर सवाल यह है कि झेलम के युद्ध की सच्चाई क्या है। इसका एकमात्र संभावित उत्तर ये हो सकता है कि झेलम की लड़ाई में मैसेडोनियन के लोगों को एहसास हुआ कि वे असाधारण वीरता वाले दुश्मन से निपट रहे हैं, और हार को भांपते हुए मैसेडोनियन ने युद्ध विराम की मांग की, जिसे पोरस ने स्वीकार कर लिया।